प्रस्तुत उपन्यास के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इनका कतई कोई संबंध नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो एक बड़ी विचित्र रात थी। आकाश के माथे पर चांद किसी दुल्हन के टीके की तरह चमक रहा था। पूरे चांद की रात थी। रेत के समुद्र पर चांदनी किसी चादर की तरह बिछी हुई थी। फिर भी यह एक भयावह रात थी। ऐसी मनमोहक रात और ऐसी भयावह, जब दिलों पर दहशत बरसती हो। अगले पल की खबर न हो कि क्या होने वाला है, तो चांदनी क्या करेगी। चांद का यह आकर्षण, ये सौंदर्य कौन देखेगा। बाहर के नज़ारे और बाहर का मौसम उसी वक्त ही अच्छा लगता है जब आदमी के अंदर का मौसम अच्छा हो, मन में उमंग हो, खुशी हो, सुकून हो। दूर क्षितिज तक फैला रेगिस्तान, किसी मोटे कालीन की तरह जमीन पर बिछी रेत, धीरे धीरे बहती ठंडी हवा और किसी सुंदरी के चेहरे की तरह चमकता हुआ खिला खिला चांद, सब खुद ही ऐसा था कि मन खिल खिल जाए। लेकिन इस आकर्षक रात से आनंदित होने वाला यहाँ कोई न था। जो थे, उनकी आंखों में निर्ममता भरी हुई थी, या आंसू या फिर नींद। किसी की आंख में आंसू थे तो कोई सो रहा था। जिसकी आंखें बंद थी, उसकी किस्मत के जुगनू उसकी जिंदगी में अंधेरा फैलाने वाले थे। उस मासूम का क्या दोष था। उस मासूम का कोई दोष हो भी कैसे सकता था। उसका तो अभी नाम तक नहीं रखा गया था। इस दुनिया में आए उसे हुआ ही कितना वक्त था। एक दिन, बस एक दिन। और इस एक दिन ने उसे ये दिन दिखा दिया था कि उसका पालना ऊंट पर कसा जा रहा था। कुछ ही देर की बात थी कि उस मासूम को इस पालने में डालकर ऊंट हो हाँक दिया जाना था। इस अनंत रेगिस्तान में यहाँ दो ऊंट थे। दूसरा ऊंट उस मजलूम के लिए था जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उस ममता की मारी का रोआ रोआ चीख रहा था, मगर होंठ भिंचे हुए थे। ऐसी आवाज चीख को कौन सुनता। यहाँ तो चीखने वालों को कोई नहीं सुनता। दूसरे ऊंट पर काठी बांधी जा रही थी। इस काठी पर इस आंसू भरी आंखों वाली मजलूम औरत को बैठाकर इस ऊंट को भी रेगिस्तान में हाँक दिया जाना था। यहाँ 3 घोड़े भी थे। 2 घोड़ों की पीठ खाली थी। इनके सवार इन ऊंटों को तैयार करने में लगे हुए थे, जबकि एक घोड़े की पीठ पर घुड़सवार मौजूद था और इस घुड़सवार का अंदाज ही निराला था। वो 50-55 साल का एक तंदुरुस्त मजबूत बदल का शख्स था। उसका लिबास हुक्मरानों जैसा था। वह घोड़े की पीठ पर तनी कमर के साथ बैठा था। उसकी गोल गोल आंखें किसी उल्लू की आंखों की तरह चमक रही थी। वह अपने बाएं हाथ से अपनी मूंछों को बल दे रहा था। वह एक नशे से मदमस्त शख्स था। उसे अपनी दौलत का नशा था, जैसे कोई विजेता था जिसे अपनी ताकत का घमंड था। ऐसे निर्गम लोग कब किसी की आंख देखते हैं, उन्हें अपनी ख्वाहिशों के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। ख्वाहिशों भरी आंखों से कब किसके आंसू नजर आ सकते हैं। यह जमींदार रोशन राय था। वह नाम का ही रोशन था। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपनी मूंछ छूकर हाथ सीधा किया और कर्कश आवाज में दहाड़ा, जल्दी करो। उसकी कर्कश आवाज सुनकर वे दोनों घुड़सवार, जो उसके वफादार थे, और तेजी से अपना काम निपटाने लगे। पालने को जल्दी जल्दी ऊंट की पीठ पर बांध दिया गया और ऊंट की दुम में एक बड़ी घंटी बांध दी गई। दूसरा ऊंट भी तैयार था। उस पर काठी बांधी जा चुकी थी और एक बड़ी घंटी दुम से लटकाई जा चुकी थी। अपना काम निपटा वे दोनों घुड़सवार रोशन राय के सामने आदर से आ खड़े हुए और सीने पर हाथ बांधकर सिर नवाकर बारी बारी बोले, सरकार, मेरा ऊंट तैयार है। मालिक, मेरा ऊंट भी तैयार है। जाओ, फिर रवाना हो जाओ। रोशन राय की कर्कश आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। वे दोनों वापस पलटे। सामने खड़ी हुई अबला, जो गम से निढाल थी और आने वाले वक्त की कल्पना से ही जिसका दिल कांप रहा था। आंखों में आंसू थे, जिसकी दुनिया अंधेरी थी। इस औरत के सीने से लगा उसका जिगर का टुकड़ा, जो आने वाले वक्त से बेखबर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहा था। उसे उस वफादार ने एक झटके से छीन लिया और उसे ऊंट की तरफ से चला। ममता तड़प उठी। असहाय अबला ने हाथ बढ़ाकर उस वफादार अपना बच्चा लेना चाहा, लेकिन दूसरे गुलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दूसरे ऊंट की तरफ ले चला। और अब इस औता के जबत के तमाम बंध टूट गए। वह विक्षिप्त अंदाज में चीख उठी। उसकी दुख में डूबी हुई आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। चांदनी में नहाए रेगिस्तान की दिल चीर गई। रोशन राय, तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे बर्बाद किया है। याद रखना, एक दिन तुम भी बर्बाद हो जाएगा। तेरा बच्चा भी कोई तुझसे छीन कर ले जाएगा। यह मेरी बद्दुआ है, एक माँ की बद्दुआ।
उसके दुख भरे क्रंदन के जवाब में रोशन राय का एक भयानक कहकहा गूंजा। मां की गोद छिनते ही उस नन्ही बच्ची की आंख खुल गई और खौफजदा होकर एक हृदय विदारक चीख मारी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। रोशन राय के वफादार ने उस मासूम के रोने की कोई परवाह नहीं की। उसने बच्ची को ऊंट पर कसे पालने में डाला और ऊंट की दुम पकड़कर उसे हिला दिया। ऊंट हड़बड़ाकर उठ गया। तब वह वफादार वापस पलटा और तेजी से निकट खड़े अपने घोड़े पर सवार हुआ और ऊंट के निकट आकर उसने अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली और उसकी दुम एक बार फिर जोर से हिलाए। वह ऊंट एक दिशा में तेजी से हिलोरे लेता भाग निकला। बच्ची के रोने की आवाज, ऊंट की दुम में बंधी घंटी की टन टन, चांदनी रात और रेत का समुद्र, एक अजीब भयावह मंजर था। वह औरत अपनी नन्ही सी बच्ची से बिछुड़ने के इस हृदयग्राही नजारे की ताब न ला सकी। वह लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ी, लेकिन वह नौकर जिसे उसे हाथ पकड़कर दूसरे ऊंट की तरफ ले जाना था, उसने औरत का हाथ न छोड़ा और उसे रेत पर घसीटता हुआ ऊंट की तरफ ले गया। और फिर रोशन राय के इस वफादार ने औरत को अपने हाथों पर उठाकर काठी में डाला, आवाज निकाली और ऊंट को खड़े होने का इशारा किया। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर इस ऊंट को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। अब रेगिस्तान की निस्तब्धता में दो घंटियों की आवाजों गूंज रही थी और ये आवाजें भिन्न व विपरीत दिशाओं से आ रही थी। फिर धीरे धीरे ये आवाजें मंद होती चली गई। न वे ऊंट रहे और न उसका पीछे दौड़ते हुए घुड़सवार, दोनों दिशाओं में धुंध रह गई। वीरान रेगिस्तान में अब अकेला जमींदार रोशन राय रह गया था। चांद उसकी पीठ की तरफ था, इसलिए उसके चेहरे पर साया था। चेहरे पर स्याही मली नजर आ रही थी। ऊंटों व घुड़सवारों के नजरों से ओझल हो जाने के बावजूद वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, आंखें फाड़ फाड़ कर बारी बारी दोनों दिशाओं में देखता रहा। एक क्षण के लिए उसे अपनी इस संगदिली व निर्ममता पर मलाल हुआ, बस एक क्षण के लिए। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और अब उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान नाच रही थी। उसने अपनी मूंछों को एक खास अंदाज से मरोड़ा और फिर घोड़े को एड़ देकर उसका मुंह मोड़ा और फिर देखते ही देखते उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पीछे उड़ी हुई रेत रह गई जो चांद के उज्जवल चमकते चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और ऊंट को खड़े होने का इशारा किया, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर इस ऊंट को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। अब रेगिस्तान की निस्तब्धता में दो घंटियों की आवाजों गूंज रही थी और ये आवाजें भिन्न व विपरीत दिशाओं से आ रही थी। फिर धीरे धीरे ये आवाजें मंद होती चली गई। न वे ऊंट रहे और न उसका पीछे दौड़ते हुए घुड़सवार, दोनों दिशाओं में धुंध रह गई। वीरान रेगिस्तान में अब अकेला जमींदार रोशन राय रह गया था। चांद उसकी पीठ की तरफ था, इसलिए उसके चेहरे पर साया था। चेहरे पर स्याही मली नजर आ रही थी। ऊंटों व घुड़सवारों के नजरों से ओझल हो जाने के बावजूद वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, आंखें फाड़ फाड़ कर बारी बारी दोनों दिशाओं में देखता रहा। एक क्षण के लिए उसे अपनी इस संगदिली व निर्ममता पर मलाल हुआ, बस एक क्षण के लिए। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और अब उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान नाच रही थी। उसने अपनी मूंछों को एक खास अंदाज से मरोड़ा और फिर घोड़े को एड़ देकर उसका मुंह मोड़ा और फिर देखते ही देखते उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पीछे उड़ी हुई रेत रह गई जो चांद के उज्जवल चमकते चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रेत का समुद्र पार करके जमींदार रोशन राय खुश खुश सा अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। फिर जैसे अचानक उसे कोई ख्याल आया हो, उसने फौरन अपने घोड़े का रुख फेरा व धीरे धीरे हवेली की दीवार के साथ आगे बढ़ने लगा। हवेली के मालिक को वापस पलटते देखकर हवेली के फाटक पर तैनात दोनों निगरानी घोड़े के पीछे दौड़ने लगे। जमींदार रोशन राय घोड़ा दौड़ाते हुए दीवार के साथ साथ चलता हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया। यहाँ उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही आदतन अपनी मूंछ को बल दिया व बड़े गर्वित अंदाज में अपने पूर्वजों के जाति कब्रिस्तान की तरफ देखा। कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था। वह घोड़ा दौड़ता हुआ गेट में दाखिल हो गया। उसने घोड़ा रोका और एक नजर कब्रिस्तान में चारों तरफ डाली। कब्रिस्तान में एक हौलनाक सन्नाटा व्याप्त था। इस कब्रिस्तान में 50-60 कब्रें बनी हुई थी और एक विस्तृत क्षेत्र खाली पड़ा था। उसे कुछ फासले पर एक पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी नजर आई। वह घोड़े को धीरे धीरे दौड़ते हुए उस जगह पहुंच गया। यहां उसके 3 मुलाजिम मौजूद थे। वे रोशन राय को देखते ही आदर से खड़े हो गए। फिर उनमें से एक नौकर जो छोटे कद का व मोटा था, आगे आया और रोशन राय के सामने हाथ बांधकर और झुककर खड़ा हो गया।
हाँ रॉली, क्या हुआ? काम ठीक से निपट गया? रोशन राय ने पूछा। जी सरकार, रॉली ने अपने बाएं तरफ देखते हुए जवाब दिया। रोशन राय ने घोड़े से उतरने का कष्ट नहीं उठाया। उसने घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ाया और काम का जायजा लिया। उसके सामने दो ताजा कब्रें बनी हुई थीं। एक कब्र छोटी थी और एक बड़ी। कब्रों का जायजा लेकर उसने गर्दन हिलाई और फिर अपना घोड़ा मोड़कर धीरे धीरे चलने लगा। रॉली घोड़े के साथ साथ चल रहा था। ठीक है रॉली, अब तुम जाओ यहाँ एक बंदे को छोड़ देना। वो जरा कब्रिस्तान का ख्याल रखेगा। रोशन राय ने अपनी एक मूंछ को बल दिया। समझ गया सरकार, रॉली बोला। बस तो फिर जा, आराम कर। मैं भी आराम करता हूँ। आज तो कुछ लंबी ही घुड़सवारी हो गई। जी सरकार। रॉली चलते चलते रुक गया और फिर जब रोशन राय और उसके बीच फासला बढ़ गया तो वो नई बनी कब्रों की तरह पलट गया। हवेली के वे दोनों निगराना कब्रिस्तान के फाटक पर खड़े अभी हौंफ रहे थे, जो हवेली से यहां तक रोशन राय के पीछे पीछे दौड़ लगाते पहुंचे थे। उन्होंने अपने मालिक को लौटते हुए देखा तो संभल कर खड़े हो गए। रोशन राय ने उन पर एक नजर डालना भी जैसे जरूरी नहीं समझा था। वह कब्रिस्तान ने बाहर निकलते ही अपने घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। वे दोनों फिर अपने मालिक के घोड़े के पीछे हो लिए। वे जब हवेली के फाटक तक पहुंचे, उस वक्त तक रोशन राय अपने बेडरूम में दाखिल हो चुका था। और फिर अभी उसने कपड़े बदले ही थे कि उसकी बीवी नफीसा बेगम कमरे में दाखिल हुई। उसने शंकित निगाहों से अपने पति को देखा व पूछा, कहाँ चले गए थे? नफीसा को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जहां से भी आ रहा हूं, मैं कुछ करके ही आ रहा हूं। तुम्हारे बेटे की तरह नहीं हूं। मैंने अपने माँ बाप का नाम। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।